गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री क्लासेस में। माँ सरस्वती का लेके नाम, करते हैं शुरू आज का काम। क्या है हमारा आज का काम? सरफेस केमिस्ट्री को करने आसान। आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ आ गए हैं अमित चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में अभी तक हम आपको कवर अप करा चुके हैं। पहला पार्ट एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट आपका सरफेस फिनोमेनन में चल रहा है कोलाइडल सॉल्व्स। अभी तक कोलाइड्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स हमने कवर अप कर लिया है। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो प्रिपरेशन में हमने आपको अभी तक समझाया कि 3 तरीके से हम कोलाइडल सॉल्व्स को बना सकते हैं। पहला मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और तीसरा जो पिछले लेक्चर में कवर अप कराया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट वाज बेसिकली द पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया गया कि किस प्रकार हम प्रेसिपिटेट्स को कोलाइडल पार्टिकल्स में बदलते हैं, कोलाइडल सोल में बदलते हैं बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और आपने देखा कि आपके जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास प्रेसिपिटेट थे फेरिक हाइड्रोक्साइड के, और किस प्रकार वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से एक कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेते हैं, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं। आज हमारी बारी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्व को डिस्कस करने की। कोलाइडल सॉल्व की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि बात पेप्टाइजेशन में कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आता है उस पे आके खत्म हुई थी, तो आज की बात चार्ज से ही शुरू करते हैं। इसीलिए हमने पहला हेडिंग डाला हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मेरे प्यारे बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, सिमिलर चार्ज होता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज, राइट? भाई चार्ज का क्या ओरिजिन होता है? आपने देखा फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से आपने FeCl3 डाला, Fe3 पॉजिटिव को एडजॉर्ब कर लिया, एक आयन को एडजॉर्ब कर लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन को एडजॉर्ब कर लिया प्रेसिपिटेट्स ने। मतलब सबसे पहला, अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज, तो आप कहेंगे इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। तो सबसे पहले आप पेप्टाइजेशन कह ही दें कि भाई पेप्टाइजेशन की वजह से चार्ज आता है। साथ के साथ एक बात याद रखें, कोलाइडल पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में एज कंपैरिजन टू क्रिस्टलॉइड्स, और क्रिस्टलॉइड्स को हम ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो एप्रिशिएबल सरफेस होती है। अब जिसकी सरफेस होती है वो सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर कर सकता है और अपनी सरफेस पर बैठा सकता है। तो दूसरा तरीका, आपका चार्ज का दूसरा कारण इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो सकता है। ये आपके जो पार्टिकल्स होते हैं ये सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन को भी कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा, ये आपके आयन भी एडजॉर्ब कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं तो वहां से भी ये किसी ना किसी पर्टिकुलर आयन को एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो आयन एडजॉर्प्शन, आयन एडजॉर्प्शन, अब जिसकी वजह से जन्म होता है कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज का, और क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है सो इट गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू द कोलाइडल सॉल्व्स एंड सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से कोलाइडल सॉल्व्स पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का जन्म होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, कोलाइडल सॉल्व चाहे किसी भी माध्यम से बनाया जाए, किसी भी माध्यम से बनाया जाए, कोलाइडल पार्टिकल्स पे हमेशा चार्ज आ ही जाता है, सिमिलर चार्ज आ ही जाता है। अब
चाहे पेप्टाइजेशन से आए, चाहे इलेक्ट्रॉन कैप्चर से आए, चाहे किसी आयन एडजॉर्प्शन से आए फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट। तो पहले क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन करेंगे और कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन आपका सीधा सीधा यहां से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। नाउ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? भाई आपको चार्ज का ओरिजिन पता होना चाहिए, या इसमें आपसे साधारण वे में यह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू द कोलाइडल सोल। मतलब बात एक ही है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे हमेशा चार्ज आ ही जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मीन्स बाय विच इट इज बीइंग फॉर्म्ड। अब क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, अर्थात सिमिलर चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको कवर अप करा चुके हैं, व्हाई आर कोलाइडल सोल्स स्टेबल। मतलब कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम में बने रहते हैं, वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका मतलब मीडियम के अंदर स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है? स्टेबिलिटी का रीजन होता है, तो यहां पर आप सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। स्टेबिलिटी का रीजन आपका होगा दैट इज बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज होता है, जिसकी वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, और जिस भी मीडियम में आपने बनाया है, बेंजीन में बनाया है, एसीटोन में बनाया है, इथेनॉल में बनाया है, उसमें वो फैले हुए रहते हैं, हेट्रोजीनियसली मिक्स हुए रहते हैं। अब यहां पर सेकंड पार्ट आता है, जैसे कि आपको हमने कोलाइडल सोल्स में ये बताया, प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया भाई AgI का अगर सोल बनाना है, अगर हम Ki ऊपर से डालते हैं तो AgI/I नेगेटिव कोलाइडल पार्टिकल बनता है, और अगर AgI का सोल बनाते हैं और उस पर AgNO3 अगर हम डालते हैं तो AgI/Ag पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल का जन्म होता है या पॉजिटिव सोल बनता है। अब मान लो आपको कोई सोल बना के दे दिया जाए, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि उस पर चार्ज कैसा है, किस टाइप का ये सोल है, पॉजिटिव चार्ज सोल है या नेगेटिव चार्ज सोल है, मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स पे कैसा चार्ज है, आप कैसे डिटेक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट हेडिंग होता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि आप किस तरीके से चार्ज को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। सो द स्टूडेंट्स, हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले ध्यान रखें किस तरीके से कोलाइडल सोल अगर आपको कोई भी दे दिया जाए तो कैसे हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल सेटअप है। सबसे पहले आप एक यू शेप ट्यूब लेंगे, ग्लास की ट्यूब है, उसे आप पिघला देंगे, यू शेप ट्यूब लेंगे आप। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रोड आप इंस्टॉल करेंगे। अब आपने 2 इलेक्ट्रोड इंस्टॉल कर दी, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रोड हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, इन इलेक्ट्रोड्स पे लगा देना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच में आपने डाल दिया दैट इज कोलाइडल सोल आपने डाल दिया। यहां पर आपने कोलाइडल सोल डाल दिया, ये आपने कोलाइडल सोल। अब आप जानते हो कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, किसी भी टाइप का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो एक बार सेटअप को दोबारा से सीखते हैं। एक यू शेप ट्यूब ली, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड इंस्टॉल कर दी, राइट, और उनमें लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट में इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। बाय डिफॉल्ट राइट में जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज है और उसे हम कैथोड बोलते हैं। अब बीच में यू शेप ट्यूब के अंदर हमने डाल दिया कोलाइडल सोल। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे
क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज होता है, तो वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चलना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और उस इलेक्ट्रोड पे जाके बैठना शुरू कर देंगे, एक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये भी इधर को मूव करना शुरू कर देगा और ये भी इधर को मूव करना शुरू कर देगा। यानी कि आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, सीपी का मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स, टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस फिनोमिनन को कहा जाता है, दिस फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप जानने की कोशिश करेंगे भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है। भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब हुआ कोलाइडल पार्टिकल्स का ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना और उस पे जाके बैठ जाना अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से पहचाना जाता है, राइट। तो इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का फायदा क्या हुआ, इससे हमें यह पता लग जाता है दोनों इलेक्ट्रोड पे से जिस इलेक्ट्रोड पे जाके कोलाइडल पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स पे उस इलेक्ट्रोड के अपोजिट होगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाके अगर पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज प्लेट पर जाके डिपॉजिट हुए हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपका जो सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, राइट। तो चार्ज के डिटेक्शन के लिए अगर कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स पे या कोलाइडल सोल पे अगर चार्ज को डिटेक्ट करना हो तो जो फिनोमिनन हम यूज करते हैं उस फिनोमिनन को इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से पहचाना जाता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से आता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बच्चों ये बनता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल सीधा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो आपने करना क्या है, अगर आपसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा जाता है, तो सीधा आप कहिए मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड गेट देयर एक्यूमुलेशन ऑन दैट इलेक्ट्रोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाना, जाके वहां पर न्यूट्रलाइज होके सेटल डाउन इलेक्ट्रोड पे हो जाना अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता था। कुछ पुरानी किताबों को अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का दूसरा नाम कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है, इसको कैटाफोरेसिस भी कहा जाता है। भाई कैटाफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है अगर पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर अगर कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, अगर पार्टिकल्स कैथोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस के नाम से भी पहचाना जाता है। मतलब मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑन कैथोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो नोन एज कैटाफोरेसिस। तो यहां पर आप एक क्वेश्चन और रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्वेश्चन ये रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट, व्हाई इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो नोन एज कैटाफोरेसिस। व्हाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस क्यों कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑल्सो known as कैटाफोरेसिस। तो ये बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इस टॉपिक को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं। अब कई बार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस को लेकर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पुराने जमाने में इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस के नाम से पहचाना जाता था। क्यों पहचाना जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इन्वेंशन हुई थी वो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स की हुई थी। अब अगर पॉजिटिव चार्ज सोल होगा तो हमेशा वो कैथोड पर ही जाकर एक्यूमुलेट होंगे, उसके पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, हमेशा कैथोड पर ही जाकर डिपॉजिट होंगे।
तो स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया वो कैटाफोरेसिस, लेकिन जैसे कि हमने आपको AGI सॉल्व की प्रिपरेशन बताई, उसमें पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऊपर से आप Ki डाल रहे हैं या AgNO3 डाल रहे हैं। तो एक्यूमुलेशन आपका कैथोड पे भी हो सकता है और आपका एनोड पे भी हो सकता है। तो जनरल जो कॉमन वर्ड होता है वो कॉमन वर्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, ना कि कैटाफोरेसिस। ऑलराइट, अब बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा बार इसी टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपन्स व्हेन। ये क्वेश्चन बहुत बार, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स in the same language, NCERT question that is being asked. Question है A part. What happens when a ferric hydroxide sol, is subjected to electric field? इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया क्या होगा अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं? तो भैया आंसर सीधा सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो एक फिनोमिनन आपको ऑब्जर्व होगा जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन क्या है? टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन कोलाइडल सोल या कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इस फिनोमिनन का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार बच्चा क्या होता है, पहले पूरी स्टेटमेंट लिखेगा, भाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ये एंड दिस अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड जाके डिपॉजिट हो जाना। देखिए आपने लिखना है, बिल्कुल लिखना है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है CBSE के अंदर। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का याद रखिए, जब आंसर लिखना शुरू करें तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले ये कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑब्जर्व्ड। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ऑब्जर्व्ड। तो सबसे पहले आप फिनोमिनन का नाम खोलने वाले हैं। प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखिए सटीक आंसर वही माना जाता है जहां पर आप एक टर्म से को लिखकर अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, यहां पर आकर हमने आपको पहली प्रॉपर्टी पूरी अच्छी से समझा दी है, और पहली प्रॉपर्टी है आपकी दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। आशा करता हूं पूरी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कैसे चार्ज आया, कैसे उस चार्ज को डिटेक्ट किया, ये सारा का सारा किस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, आशा करते हैं सारा बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, और फिर हम इसको करते हैं रब। चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ, और सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि किस तरह का बिहेवियर कोलाइडल सोल्स लाइट के प्रति अपना दिखाते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, चलिए भाई करते हैं शुरुआत। ये हमारे पास लाइट की कोई बीम है, दिस इज द बीम ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं बजाय कोलाइडल सोल के मैं क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इन्हें क्रिस्टलॉइड्स कह दो या ट्रू सॉल्यूशन आप कह दो। राइट, जब हम लाइट को एक कंटेनर के अंदर ट्रू सॉल्यूशन अगर ले लें और लाइट को उससे पास करें तो पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और वो लाइट पर कोई इंपैक्ट नहीं देता। मतलब लाइट डालते हैं और लाइट सीधी उस सॉल्यूशन से निकल के चली जाती है। मतलब यहां से ये हमारे पास एक कंटेनर था, इसमें ट्रू सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अर्थात क्रिस्टलॉइड्स आप जानते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, मतलब छोटा होता है। तो लाइट की रेज आती हैं, टकराती हैं और सीधे निकल जाती हैं। यहां से लाइट की जो रेज होती हैं या बीम ऑफ लाइट जो होती है वो एज इट इज विदाउट एनी इंपैक्ट इससे पास हो जाती है। अब जैसे ही हम लाइट को पास करते हैं
कोलाइडल पार्टिकल से। अब आप जानते हो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, किससे किसके बीच में होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब जैसे ही लाइट टकराती है कोलाइडल पार्टिकल से, तो लाइट जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है, साइज बड़ा होने की वजह से लाइट टकराई और टकरा के स्प्लिट हो जाती है इनटू वेरियस कलर्स। यहां से लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है टिंडाल इफेक्ट। यहां पर दिस फिनोमिनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट या टिंडाल इफेक्ट, जो आपको अच्छा लगे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। मतलब अगली बार हमने लाइट को पास किया कोलाइडल पार्टिकल से या कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो क्या ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व ये होता है कि लाइट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जिससे वो मिलके बनी हुई होती है उसमें स्प्लिट हो जाती है। यानी कि यहां पर आपने लिया एक कोलाइडल सॉल लिया, ये कोलाइडल सॉल लिया, ये उसके अंदर उसके पार्टिकल्स हैं, ये आपके कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, लाइट जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। लाइट का कोलाइडल पार्टिकल से या बड़े साइज के पार्टिकल से टकरा के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाना, इस फिनोमिनन को टिंडल इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। सबसे पहले आप डेफिनेशन इसकी नोट करें। स्कैटरिंग ऑफ लाइट into constituent colors by the colloidal particles। इस फिनोमिनन को टिंडल साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, इसलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिफाइन टिंडल इफेक्ट। भाई आपको डिफाइन करना है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा गया, अब यहीं पर ऐड कर देते हैं कि बी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आपको डिफाइन करना है, डिफाइन टिंडल इफेक्ट, राइट। आपसे पूछा जाएगा डिफाइन टिंडल इफेक्ट, राइट। अब जैसे ही लाइट टूटती है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती है या लाइट बिखरती है, तो वो लाइट के जो कलर्स होते हैं वो चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, कलर दिखाई पड़ेगा। जैसे लेजर लाइट होती है वो दिखाई पड़ती है। सर्कस में आपने देखा होगा, अब तो शहरों में कम लगते हैं, हमारे समय में तो बहुत सर्कस लगते थे। एक लाइट घूमती रहती थी, वो स्काई मतलब आसमान के अंदर वो लाइट दिखती थी। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे ही लाइट चलती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल रेंज के या उससे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही लाइट की रेज, बीम ऑफ लाइट उससे टकराती है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है और वो कलर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, राइट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके टिंडल इफेक्ट के होते हैं, बड़े सारे एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में लाइट की स्कैटरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं इसमें नेक्स्ट फिनोमिनन की तरफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही लाइट स्कैटर होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूटती है, तो आपको लाइट का पूरा रास्ता दिखाई पड़ता है। ये पूरा रास्ता यहां पर आपको जाते हुए आपको पूरा रास्ता दिखाई पड़ेगा। लाइट चलती हुई पूरी लाइट दिखाई पड़ेगी, राइट। ये जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है, चमकता हुआ रास्ता होता है जिसके तहत लाइट चल रही है, इसको टिंडाल कोन के नाम से पहचाना जाता है। तो सेकंड डेफिनेशन स्टूडेंट्स यहां पर लर्न करने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज टिंडाल कोन। भाई टिंडाल कोन का मतलब होता है इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट, लाइट का वो पाथ जो आपको चलते हुए दिखाई पड़ता है, यानी कि इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट observed as a result of
एज अ रिजल्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बाद, लाइट के स्कैटर होने के बाद जो लाइट का चलता हुआ रास्ता, जगमगाता हुआ पाथ दिखाई पड़ता है, इसको टिंडल कोन के नाम से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। अंधेरे में आप जब बैटरी टॉर्च जब आप जलाते हैं तो टॉर्च की आपको जो लाइट होती है वो पूरी की पूरी आपको वो सर्कुलर लाइट आपको वो अच्छे से दिखती है। इसे टिंडल कोन कहा जाता है। अब लाइट दिखती क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपने टॉर्च ऑन की, एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पार्टिकल्स हैं, एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज के बड़े सारे पार्टिकल्स हैं। लाइट जैसे ही उनसे टकराती है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। वो जो रास्ता दिखाई पड़ता है उसे टिंडल कोन कहते हैं। अंधेरी रात है, जैसे आजकल की जो रात होती है जनरली थोड़ा सा अंधेरा इसमें होता है। उसमें आप देखिएगा जब आप गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं और गाड़ी की जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो बिल्कुल वो लाइट का पूरा रास्ता आपको दिखाई पड़ता है। उसे टिंडल कोन कहा जाता है और फिनोमिनन को टिंडल इफेक्ट के नाम से पहचाना जाता है। और एग्जाम्पल ले लो, एक बंद कमरा आप ले लीजिए। बंद कमरे में हल्का सा छोटा सा अगर होल है जिसमें अंधेरा रहता है घर में, ऊपर जाने में कई बार छोटे छोटे बच्चे डरते हैं। उस होल से जो लाइट होती है सीधी की सीधी आपको आती हुई दिखाई पड़ती है, तो वो जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है उसको टिंडल कोन कहा जाता है। और लाइट दिखती क्यों है? वो दिखती है जब लाइट स्कैटर हो जाती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। और लाइट स्कैटर कैसे होती है? लाइट, बीम ऑफ लाइट जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल से या उनसे बड़े पार्टिकल से टकराती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिनन को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। यहां पर दूसरा बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी के अंदर, और दूसरा क्वेश्चन इस टॉपिक पे आपसे स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, इसी में बी पार्ट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through ferric hydroxide sol। भाई क्या होगा जैसे ही बीम ऑफ लाइट इट ऑब्जर्व, यहां पर क्या होता है जैसे ही हम बीम ऑफ लाइट को फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल से पास करते हैं। देखिए सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड का हो या कोई भी सोल हो, सिंपल कोलाइडल सोल भी लिखा हुआ आ जा सकता है। तो आप अपने आंसर को ऐसे ना स्टार्ट करके कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, मैं कहता हूं सबसे पहला शब्द ही बहुत कड़ा और बहुत जमा के आप लिखें और आप सीधा पहला शब्द ये लिखने वाले हैं, टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। तो यहां पर आप सॉल्यूशन में आप कहें टिंडल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। साथ के साथ इसमें 2-3 डेफिनेशन छोटी छोटी सी आप लर्न कर लेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, राइट। टिंडल कोन, जो वो रास्ता दिखाई पड़ता है लाइट के स्कैटर होने के बाद, लाइट का जो रास्ता दिखाई पड़ता है जिससे लाइट निकल के जाती है, उसको टिंडल कोन के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको 2 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर करा चुके हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है विच इज शोन बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स एंड दैट्स बेसिकली नोन एज, उसको हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से पहचानेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या है? ब्राउन ने, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सोल के अंदर ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये रुके हुए नहीं होते, ये निरंतर मूव करते रहते हैं और जिगजैग पाथ पे मूव करते हैं। पहले जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। मान लो ये आपके पास कोलाइडल पार्टिकल है, तो ब्राउन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल होता है, राइट,
ये कोलाइडल सॉल के अंदर स्थिर नहीं होता, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। कभी इधर जाएगा, 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 ऐसे ये पार्टिकल कंटिन्यूसली जिगजैग नॉट डिफाइंड पाथ पे घूमता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इस मूवमेंट को कोलाइडल पार्टिकल्स के पहचाना जाता है ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से। आप यहां पर अपनी एक और डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, और डेफिनेशन क्या ऐड कर सकते हैं? डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट। डेफिनेशन आप डिजाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं डिफाइन ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप ब्राउनियन मूवमेंट पे लिखने वाले हैं जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर है? इन कोलाइडल सॉल्स, कोलाइडल सॉल के अंदर जो ये जिगजैग मूवमेंट होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, जो ये मूवमेंट होता है इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से पहचानते हैं। चलो लेते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के 2-3 एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से। एक छोटा सा बच्चा घर में 2.5 साल का, 3 साल का, जो अभी ताजा ताजा चलना सीखा है। अब बच्चे मन के सच्चे, और सब उन्हें लाड़ भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। अब बच्चे को खिलाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं? शोर करते हैं, कुछ हल्का सा हंसी मजाक करते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वो जो छोटा सा बच्चा होता है, कभी ऐसे दौड़ेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। इस मूवमेंट को, इस जिगजैग मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो जो छोटा सा बच्चा होता है वो भी एक जिगजैग मूवमेंट में मूव करता है। घर में छोटा सा बच्चा छोड़ देते हैं, कभी वो यूं जाएगा, कभी इधर निकल जाएगा, कभी उधर निकल जाएगा, और माँ उसको ढूंढती रहती है। राइट? तो ऐसे मूवमेंट को जिगजैग मूवमेंट कहा जाता है। एयर में आप देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मधुमक्खी होती है या कोई भी सिंपल कोई भी मॉस्किटो होता है, वो यूं चलता रहेगा, कभी आपके कान के पास आएगा, कभी आंख के पास आएगा, कभी पीछे जाएगा। तो इस मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट पे एक क्वेश्चन और सुंदर बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोलाइडल सॉल्स के लिए होता है, मैं उस क्वेश्चन की बात करता हूं फिर से। वाई आर कोलाइडल सॉल्स स्टेबल? भाई कोलाइडल सॉल स्टेबल क्यों होते हैं? तो उसका रीजन क्या है? पहला रीजन आप लिखते हो क्योंकि पार्टिकल्स पे सिमिलर चार्ज होता है, तो पार्टिकल पास पास नहीं आते हैं, आपस में जुड़ते नहीं है, बड़ा पार्टिकल बनके नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन इसका एक और रीजन होता है। रीजन होता है दूसरा। जब जब आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो यहां पर दूसरा रीजन आप ये लिख देंगे, बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउन कहता है कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली सॉल के अंदर मूव करता रहता है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अरे मूव करता रहता है इसीलिए नीचे नहीं बैठता है, कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन में बना रहता है। अगर ये पार्टिकल यहीं पे रुका हुआ होता तो एक समय चाहे ग्रेविटेशनल पुल से या किसी भी फोर्स से कुछ ना कुछ ऐसा होता कि एक समय आके थक हार के ये पार्टिकल नीचे बैठ जाता। इसीलिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूवमेंट के कारण भी, क्योंकि पार्टिकल कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, इस तरीके से ये पार्टिकल आपके सॉल के अंदर मूव करते रहते हैं। सवाल आया, व्हाट इज द कॉज? कॉज क्या है भाई, क्यों चलते रहते हैं? तो कॉज सिंपल सी बात है, ये आपके पास पार्टिकल है, ये आपके पास पार्टिकल है, जिस मीडियम में आपने इसको डाला हुआ है, तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे टकराते रहते हैं और ये उसकी वजह से कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। आप देखिएगा यहां पर ये कोलाइडल पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, ये इससे टकराया इधर गया, ऊपर को टकराया इधर गया, सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर से टकराया, ये नीचे को गया। तो आप सीधा रीजन यहां पर लिख सकते हैं, भाई ब्राउनियन मूवमेंट का कॉज होता है कोलिजन। और कोलिजन किसके बीच में? कोलिजन बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड कोलाइडल पार्टिकल। तो क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में और कोलाइडल पार्टिकल्स में कंटिन्यूअस टकराव होता रहता है, जिसकी वजह से पार्टिकल कोलाइडल सॉल के अंदर स्थिर नहीं रहता और कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आकर 3 प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, ब्राउनियन मूवमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी यहां पर कि कोलाइडल सॉल्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। भाई कोलाइडल सॉल्स हमारे जो होते हैं दे आर
हेट्रोजीनियस इन नेचर। मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस। जब कोलाइडल सॉल्व का टॉपिक हमारा शुरू हुआ तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप मिक्सचर के कंपोनेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस कहा जाता है। एग्जाम्पल, आपकी सराउंडिंग में एयर है, आप उसमें ये नहीं बता सकते नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन, राइट। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जहां पर आप डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास ये डस्टर है, ये डस्टर है, ये चौक है, मैं इनको मिक्स कर देता हूं, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये चौक है, ये डस्टर है, तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सवाल आया कि why are colloidal salts heterogeneous in nature? हेट्रोजीनियस इन नेचर, भाई बताओ ये हेट्रोजीनियस क्यों होते हैं? तो बड़ा साधारण सा है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्व के पार्टिकल्स को हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसे जिस चीज को देख सकते हैं उसे अलग भी कर सकते हैं। चौक और मार्कर, क्लियर है, या मार्कर और डस्टर, आपको यह पता था कौन सी चौक है और कौन सा डस्टर है, तो आप चौक और डस्टर को अलग कर सकते हो। यानी कि आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस कहा जाता है। अभी आपने टिंडल इफेक्ट में देखा कि लाइट आती है, कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है और कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। जहां से वो लाइट स्प्लिट होना शुरू होती है, जहां से उसके कलर दिखने शुरू होंगे, समझ जाओ वहां पर एक कोलाइडल पार्टिकल है। तो कोलाइडल पार्टिकल को टिंडल इफेक्ट के माध्यम से भी देखा जा सकता है, और अगर देखा जा सकता है तो इसको डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्व्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो आप चाहें तो इसके आंसर में बिल्कुल आप सीधे ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, या टिंडल इफेक्ट प्रूव्स दैट, टिंडल इफेक्ट प्रूव्स दैट, ये भी आप लिख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्व्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हेट्रोजीनिटी की वजह से ही कोलाइडल सॉल्यूशन को अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहते, हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्व। सॉल्यूशन नाम जो दिया जाता है वो होमोजीनियस मिक्सचर को दिया जाता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस होते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज कोलाइडल सॉल्व्स, इनको कहते हैं, ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन इनको कहते हैं, राइट। चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इनकी, दैट इज, फिफ्थ प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी तो सारे बच्चे जान गए भाई, कोलाइडल पार्टिकल्स अर्थात डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम और पार्टिकल दोनों के दोनों स्टेबल होते हैं, मतलब दोनों आपस में हमेशा मिक्स रहते हैं। कोलाइडल सॉल्व में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब अपने आप अलग नहीं होते हैं, इसका मतलब ये है। क्यों अलग नहीं होते हैं? उसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज एंड ब्राउनियन मोमेंट। क्लियर है? सो डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्जन मीडियम आसानी से अलग नहीं होते हैं या अपने आप अलग नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं कोलाइडल सॉल्व्स आर स्टेबल, दे आर स्टेबल। बढ़ते हैं लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हमने डिस्कस करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय बिलवड स्टूडेंट्स, अगर आपने YouTube चैनल पर हमारी सॉल्यूशन की वीडियोस देखी हो
वहां पर ये एक टॉपिक आया करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्व और सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मतलब जिस सिस्टम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल, एक स्कूल के अंदर जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल की उतनी ज़्यादा इनकम होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्व और सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, मोर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल मोर विल बी द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। राइट, चलिए देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कोलाइडल सॉल्व्स की बात जानने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये लिए मैंने ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, और आप जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अर्थात क्रिस्टलॉइड्स, मतलब वो पार्टिकल्स यहां पर जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, किसके अंदर? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। अब मान लो मैंने यहां पर 10 ग्राम कोई सब्सटेंस लिया। अब 10 ग्राम में ट्रू सॉल्यूशन में तो इतने पार्टिकल्स आपके आएंगे, इतने पार्टिकल्स आएंगे, जबकि कोलाइडल सॉल्व्स के अंदर आप जानते हैं इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्व्स पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। तो अब 10 ग्राम में क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आएंगे फॉर ए गिवन सब्सटेंस। एक गिवन सब्सटेंस के लिए क्रिस्टलॉइड अर्थात ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ज़्यादा आते हैं, जबकि कोलाइडल सॉल्व्स के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स की मात्रा कम रहेगी। क्यों कम रहेगी? क्योंकि साइज बड़ा है, तो एक गिवन वॉल्यूम में फॉर ए गिवन मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्व्स के अंदर कम आएंगे। आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होंगी वो ट्रू सॉल्यूशन के केस में ज्यादा होंगी एज कंपैरिजन टू द कोलाइडल सॉल्व्स, एज कंपैरिजन टू कोलाइडल सॉल्व्स। क्योंकि कोलाइडल सॉल्व के अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आते हैं गिवन वॉल्यूम में, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्व्स की ट्रू सॉल्यूशन की रेस्पेक्ट में, क्रिस्टलॉइड्स की रेस्पेक्ट में कम होती है। राइट, अब यहां पर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम लिखते हैं why elevation in boiling point for colloidal salts is less as comparison to true solution, तो आप जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है कोलाइडल सॉल्व्स में कम क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप जानते हैं डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। राइट, यहां पर आकर आज हमने समाप्त की अपनी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्व, जिसमें हमने चर्चा की, सबसे पहले चर्चा की हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हमने चर्चा में लिया, हमने चर्चा किया ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में, हमने चर्चा की हेट्रोजिनिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, और लास्ट में हमने चेकआउट किया दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है नोट्स में से। आपको जितना भी हमने आज के लेक्चर में समझाया है आपके पास हमारा पैकेज अवेलेबल है, सेम टॉपिक सेम हेडिंग, आज ही नोट्स में से पढ़िएगा और फेयर कॉपी में अपने नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।